बेटा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया नेटवर्क का, इसलिए। अब देखो अपना कंटिन्यू करते हैं, कौन सी कंपनी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो मैंने बताया कि अगर कंपनी डिफॉल्ट है पेमेंट करने में तो वो नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 2, इट हैज डिफॉल्टेड इन डिपॉजिट इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट अपना डिपॉजिट जो उसने लोगों पास से लिया है डिबेंचर के तौर पे या एफडी के तौर पे, तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं करती या पे करने में नाकाम रहती है, तो वो कंपनी भी बोनस से इश्यू नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 3, इट हैज डिफॉल्टेड इन डेब्ट सिक्योरिटी। डेब्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के भी कुछ ना कुछ जवाबदारियां होती है, जिम्मेदारियां होती है। अगर वो पूरी करने में नाकाम रही, सिक्योरिटी का डेब्ट मींस जवाबदारी पूरी करने में नाकाम रही, डिफॉल्टर साबित हुई, तो वो कंपनी भी बोनस से इश्यू नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 4, इट हैज डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय। अगर अपने एम्प्लॉय का जो देवा मेवा लायबिलिटी, एम्प्लॉय का कुछ भी पेमेंट बाकी है वो पेमेंट नहीं करती, तो भी कंपनी बोनस से इश्यू नहीं कर सकती। एंड पॉइंट नंबर 5, एनी आउटस्टैंडिंग पार्टली शेयर्स रिमेन अनपेड। जैसे दाखला तरीके आपकी कंपनी में 10 रुपए वाला शेयर है, मगर आपने अभी तक 5 रुपए मंगाए या 7 रुपए मंगाए, उसको बोलेंगे पार्टली शेयर। कैसे? पार्टली पेड अप, यानी उनके पास से अभी तुमने पूरे के पूरे शेयर की कीमत नहीं मंगाई है, तो ऐसी कंपनी भी बोनस से इश्यू नहीं कर सकती। समझ में आया? ये तुम्हारा चौथा पॉइंट अवर हुआ ना। पॉइंट नंबर 5 तो मैंने पहले ही बता दिया, एक बार कंपनी ने बोनस से डिक्लेयर कर दिया कि हम अनाउंस कर दिया कि हम इस साल अपने एम्प्लॉय को या तो अपने शेयर होल्डर को, हमारे शेयर होल्डर जाएंगे, एम्प्लॉय नहीं आएंगे, हमारे शेयर होल्डर को बोनस से दे देंगे। तो एक बार कंपनी ने बोनस से डिक्लेयर कर दिए तो वापिस से कैंसल नहीं कर सकती। देखो लिखा हुआ है, आप ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। देखो आ गया ना, once recommended the board and announced by the company, it cannot be withdrawn subsequently। तो 5 कंडीशन आई। अगर अब कंपनी को बोनस से इश्यू करना है तो उसको कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। बराबर, दिस गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी। ये जो गाइडलाइन है वो कौन सी कंपनी के लिए? जो तुम्हारी कंपनी लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करती है। नंबर 2, जैसे क्या बताया, नो बोनस सेल बी मेड, नो बोनस सेल बी मेड विच विल डायल्यूट का मतलब खत्म कर देना, विच विल डायल्यूट द वैल्यू ऑफ होल्डर ऑफ डिबेंचर और कन्वर्टेबल फुल्ली और पार्टली, जो तुम्हारा हक अता कर दे, डिबेंचर वालों का हक मान ले बोनस से इश्यू करके, तो वो चीज कंपनी भी बोनस से इश्यू नहीं कर सकती। बोनस शेयर इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या है तो अपने ऊपर पढ़ चुके थे, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, ये सब फ्री रिजर्व आते हैं। रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन आर नॉट कैपिटलाइज, ये भी मैंने ऊपर बता दिया कि जो पैसा जो अनामत असेट को रीवैल्यू करके मिला है तो वो पैसे के रिजर्व से तुम बोनस से इश्यू नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये भी अब तूने पढ़ा था कि डिविडेंड के बदले में तुम बोनस से इश्यू नहीं कर सकते। ऊपर भी पढ़ा कि जो शेयर पार्टली पेड अप है, जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं होते या फुल्ली कन्वर्ट पेड अप पेएबल शेयर नहीं होते, जब तक पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होते, वहां तक कंपनी बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। ये अपनी गाइडलाइंस नहीं है, ये गाइडलाइंस किसने दी आप चेक करो, बोल्ड करके मैंने अंडरलाइन करा, देखो ये रही,
इश्यू बाय सेबी, स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ने भी मैंने बता दिया कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके बारे में होना जरूरी है। अब इसकी जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री याद करना कंपलसरी है, कंपलसरी है, बराबर है। तो बेसिकली तुमको अभी पढ़ाता नहीं जर्नल एंट्री, जब मैं क्लास चालू करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन से समय कौन सी जर्नल एंट्री लगेगी, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री लर्न करना है, कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर जर्नल एंट्री लर्न हो गई तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। समझ में आया? ये तुम्हारा टॉपिक था इश्यू ऑफ बोनस से, इश्यू ऑफ बोनस से। अब मैं तुमको छोटा सा चैप्टर पढ़ा देता हूं, जो है छोटा सा चैप्टर है, पढ़ जाएगा क्योंकि टाइम अवेलेबल। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, क्लियर? तो अंडर राइटिंग क्या है? तो अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस की सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने का एग्रीमेंट। When existing shareholder of the business or the public do not subscribe to the security offered to them। इसका मतलब अगर कंपनी ने कुछ शेयर बाहर पाड़े तो अंडर राइटिंग का मतलब क्या? कि अंडर राइटिंग का मतलब ऐसा एग्रीमेंट कर लेना कि अगर पब्लिक या कोई बिजनेस वाला कंपनी के शेयर नहीं खरीदता तो आप लोगों को वो शेयर खरीदने पड़ेंगे। क्लियर? अब ये कब होता है तो समझो, when company goes into initial public offer, IPO, MCQ में आ सकता है फुल फॉर्म, कि जब कंपनी अपने शेयर पहली बार बाहर पाड़ती है, इट में फेस सर्टन अनसर्टेनिटी, उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अबाउट कौन सी प्रॉब्लम? इट ऑफर ऑफ द शेयर विल बी सब्सक्राइब्ड इन फुल और नॉट, क्या उसके शेयर लोग सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे। इफ पब्लिक इश्यू डज नॉट गेट सब्सक्राइब and fund cannot be implemented, and if company is not able to collect 90% of the amount, then it need to be refunded। ये ऑलरेडी अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन में पढ़ चुके कि अगर कंपनी ने शेयर इश्यू करे, 90% से कम लोगों ने अप्लाई करा, सब्सक्राइब करा, तो कंपनी को वो पैसा वापिस से पब्लिक को रिफंड कर देना पड़ेगा। वो आगे कंटिन्यू मंजूरी या पहले हफ्ते के प्रोसेस पे नहीं जा सकती। तो ये डर रहता है कंपनी को कि हमने शेयर बाहर पाड़े ना, हमारे शेयर अगर नहीं बिके तो हमको शेयर होल्डर ने जिन्होंने भी अप्लाई करा है उनको 15 दिनों के अंदर पैसा वापिस कर देना पड़ेगा। तो ये दूर अवॉइड करने के लिए, ये डर को बचने के लिए, ये रिस्क से बचने के लिए कंपनी किसका हेल्प लेती है? अंडर राइटर की मदद लेती है। इसकी मदद लेती है अंडर राइटर। अब अंडर राइटर क्या है, अंडर राइटिंग क्या है, वो अपने डिटेल में देखते। समझ में आया? तो अंडर राइटिंग क्या है? तो अंडर राइटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस विच रिफर टू डेफिनेट एंड अनएम्बिगियस एश्योरेंस बाय अंडर राइटर टू टेक अप फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर, बाय अंडर राइटर to take up fixed number of shares subscribed by the public. In such case, underwriter are committed to subscribe pre-agreed number of shares। यानी क्या होता है कि अंडरराइटिंग की मतलब ये वो प्रक्रिया है जहां पे अंडरराइटर गारंटी देते हैं कि हम इतने शेयर खरीद लेंगे, अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको उतने लेने ही पड़ेंगे। देखो लिखा हुआ है Year 1, if issue of share is over subscribed, अगर तुम्हारे शेयर ओवर सब्सक्राइब होते उसके बावजूद भी, ओवर का मतलब आपने 1 लाख इश्यू करे, 1,05,000 की अर्जी आई, उस समय में भी अंडर राइटर को अमुक परसेंटेज ऑफ शेयर लेने ही पड़ेंगे। ये होता है अंडर राइटिंग। क्लियर? अब लोगों के दिमाग में सवाल आता है, सर अंडर राइटर और ब्रोकर दोनों एक ज होते हैं? यस, सामान्य भाषा में, तुम्हारे मेरे की भाषा में दोनों का मतलब एक होता है, मगर अकाउंटिंग कंपनी एक्ट के मुताबिक, कंपनी रूल्स के मुताबिक दोनों दो अलग है, दोनों दो अलग है। तो ब्रोकर कौन होते हैं? तो ब्रोकर उनको बोलते हैं, तो ब्रोकर देखो पढ़ो, इससे खबर पड़ जाएगी। ब्रोकर मेनली प्रॉमिस टू अटेम्प्ट टू सिक्योर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। वो सिर्फ प्रॉमिस ही देंगे कि हम आपके शेयर खरीदेंगे,
मगर दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सक्रिप्शन। वो लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि पब्लिक कितनी खरीदती है, भाई हम इतने शेयर खरीद लेंगे। तो वो लोग जो काम देते हैं तो उनके बदले में जो उनको दिया जाता है उसको ब्रोकरेज बोला जाता है, दलाली बोला जाता है। मगर अंडरराइटर कौन होते हैं? तो अंडरराइटर आर इंडिविजुअल अंडरराइटिंग अ पब्लिक इश्यू ऑफ द शेयर। वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो पार्टनरशिप वाले भी हो सकते हैं, वो कंपनी के भी हो सकते हैं, या तो संस्था के, वो कोई भी हो सकते हैं। समझ में आया? वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अंडरराइटिंग देंगे यानी गारंटी देंगे कि इतने शेयर तो हम खरीद ही लेंगे ना, अगर पब्लिक नहीं खरीदती तो बचे कुछ शेयर भी हम खरीद लेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग एक इजाद का एग्रीमेंट है, ऊपर ही पड़ा है। तो अंडरराइटिंग दो प्रकार का होता है, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि जितने भी शेयर कंपनी इश्यू करेगी उसकी जिम्मेदारी सब पूरी की पूरी वो लोग ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कंपनी ने बोला 1 लाख शेयर है, तो अंडर कंप्लीट अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, जो अंडरराइटर होगा, जो संस्था वाले होंगे, जो ये इंस्टीट्यूट वाले होंगे जो अंडरराइटिंग करते हैं, बैंक वाले होंगे जो ये अंडरराइट करते हैं, वो गारंटी ले लेते हैं कि 1 लाख शेयर पब्लिक अगर नहीं लेती तो बचे कुछ सब शेयर हम खरीद लेंगे। यानी आपको पूरे के पूरे बिंदास हो जाओ, आपको जरा भी कंपनी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा हुआ, इन दिस केस द होल इश्यू ऑफ शेयर इज अंडरटेकन, it may be undertaken by a single firm or institution agree to take complete risk, यानी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अब ये कॉमन है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही इंसान कर सकता है, 5-6 बैंक वाले मिलके, 5-6 बिजनेसमैन मिलके, 5-6 लोग मिलके भी साथ में मिलके अंडरराइटिंग दे सकते हैं। पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझाऊंगा, बाद में मैं पॉम्पलेट के थ्रू जाऊंगा। पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, तो पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी को मालूम है कि 1 लाख शेयर इश्यू कर रही हूँ, 50,000 तो हो जाएंगे, तो लोग अंडरराइटर को क्या बोलेंगे, 50,000 की जिम्मेदारी तुम ले लो, 40,000 शेयर की जिम्मेदारी तुम ले लो, 60,000 शेयर की जिम्मेदारी तुम ले लो, क्योंकि कंपनी को मालूम है 30,000, 40,000, 50,000 इतने शेयर तो बिकट जाएंगे। तो उसको बोलते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग। देखो, ओनली पार्ट ऑफ द शेयर इज अंडरटेकन। क्लियर? तो जो लोग ये अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करते हैं, तुमको जो बदले में मिला जाता है, बदले में जो दिया जाता है, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। देखो लिखा हुआ है, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। समझ में आया? कंसीडरेशन का मतलब ये होता है बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अंडरराइटर, जो लोग अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करते हैं, तो कॉमन वो भी तो रिस्क ले रहे हैं ना, कि अगर कोई ने नहीं खरीदा तो हमको इतने शेयर तो खरीदने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग रिस्क ले रहे हैं। तो वो रिस्क लेते तो कंपनी उनको अंडरराइटिंग करने के बदले में कमीशन देती है। देखो, अंडरराइटिंग कमीशन पेड एट अ स्पेसिफिक रेट ऑन द इश्यू प्राइस। पहले से भाव नक्की होता है, 1%, 2%, 1.5%, 2.5%, मैक्सिमम 5% तक दे सकते हैं। वो सब अपना आगे पढ़ेंगे। वेदर द अंडरराइटर है टेकन शेयर और नॉट। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, 1 लाख शेयर के ऊपर कंपनी ने बोला हम आपको 9,000 रुपए देंगे, अगर पूरे के पूरे 1 लाख पब्लिक ने ले लिए तो भी उनको 9,000 देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ने रिस्क लिया था कि अगर पब्लिक नहीं लेगी तो हमको खरीदना पड़ेगा। अब आता है पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। पेमेंट कैसा हो रहा है, तो सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट प्रोवाइडेड कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी वेदर एब्सोल्यूट और कंडीशनल सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशन। देखो शर्तें क्या दी है, द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी ऑथोराइज इन, ये तो हर क्वेश्चन में कॉमन है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के कंडीशंस के अंदर, रूल्स के अंदर आना चाहिए। द कमीशन में बी पेड आउट ऑफ द इश्यू ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जो इश्यू करा है शेयर, या तो कंपनी को जो नफा हुआ है, दोनों में से कहीं से भी वो पेमेंट करेगी। द रेट ऑफ कमीशन पेड और एग्रीड शेल नॉट एक्सीड, कितना कितना, शेल नॉट एक्सीड 5% एट द शेयर इश्यू। यानी 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए के 5%, यानी 50 पैसे से ज्यादा कंपनी कमीशन डिक्लेयर नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 4 यहाँ खत्म होता है। द प्रोस्पेक्टस ऑफ डिस्क्लोज। अगर कंपनी जब
कंपनी जब प्रोस्पेक्टस बनाती है, प्रोस्पेक्टस क्या है तो ये चैप्टर का पहला लेक्चर में ही बताया था। तो अगर कंपनी अंडरराइटर के जरिए शेयर इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस में अंडरराइटर कौन है उसका नाम होना चाहिए, अंडरराइटर ने कितना कमीशन देना है, अंडरराइटर का नक्की क्या हुआ है वो बताना पड़ेगा, अंडरराइटर ने कितने शेयर्स के लिए गारंटी ली है वो बताना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो ये पॉइंट बहुत काम का है। देयर शुड नॉट बी कमीशन पेड टू अंडरराइटर विच आर नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक। जैसे कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख शेयर है, कंपनी ने इश्यू करे 1 लाख, अंडरराइटर ने गारंटी भी ली 1 लाख की, तो उनको कमीशन 1 लाख पे ही मिलेगा क्योंकि 1 लाख शेयर तो कंपनी ने अभी तक इश्यू करे नहीं है। उसके बाद कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अंडरराइटर के साथ जो लोग ने कॉपी बनाई है, एग्रीमेंट करा है, तो उसकी कॉपी भी उनको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। किसके अंदर? प्रोस्पेक्टस के अंदर। क्लियर? उसके बाद आता लास्ट टॉपिक मार्क एप्लीकेशन। ये मार्केट नहीं है, ये मार्क है, सुधार लीजिए स्पेलिंग भाई सब लोग। मार्क्ड एप्लीकेशन एंड अनमार्क एप्लीकेशन। तो व्हेन, ये क्या है? ये अड़ी मार्क का क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2.5 मार्क्स का रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, चले 2-3 बरस से कंटिन्यू आ रहा है, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखो पढ़ते, व्हेन शेयर इश्यू ऑफ अ कंपनी is underwritten by 2 or more person, the application for share sent to underwriter should bear a stamp of underwriter. If it is not done, it will be very difficult for company to determine the number of application of each underwriter, and it will become difficult and issue in determining the liability of underwriter. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ऊपर बताया कि कंपनी ने 10 लाख शेयर बाहर पाड़े 100 रुपए वाले, तो 10 करोड़ रुपए हुए। 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले, तो 1 करोड़ रुपए हुए। एग्जाम्पल ये लेके चलो, 1 लाख शेयर 100 रुपए में बाहर पाले, यानी 1 करोड़ रुपए के अंडरराइटर का नक्की हुआ एग्रीमेंट। अब 1 करोड़ रुपए तो कोई साधारण इंसान की बात नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, 3-4 अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। कोई 2 लाख 25 लाख की गारंटी ले लेगा, कोई 60 लाख की गारंटी ले लेगा, कोई बचे कुछ 30-35 लाख की गारंटी ले लेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर कंपनी में 2 से ज्यादा अंडरराइटर होते हैं तो कंपनी को याद कैसे रहेगा कि किसको कितना शेयर देना है, किसको किसको के। कंपनी तो 1 लाख शेयर की अंडर राइटिंग कर दिया, मगर वो अंडर राइटर 3 अलग अलग व्यक्ति, एक देना बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है और एक HDFC बैंक है। तो भाई ये बैंकों को ने कंपनी को कैसा खबर पड़ेगा कि कौन सी बैंक ने कितने शेयर की गारंटी ली है? Hence, mark application are one bearing stamp of unrespective underwriter, while application received directly by the company and which does not bear the stamp of underwriter are called unmarked। यानी जिसमें स्टैंप लगा होगा, जिसमें अंडरराइटर की जिम्मेदारी होगी, लिखान होगा, कंडीशन होगी, सब कुछ दिया होगा, उसको मार्क बोला जाएगा। जो एप्लीकेशन के अंदर स्टैंप ऑफ अंडरराइटर नहीं होता है, अंडरराइटर का सिक्का नहीं होता कि कितने शेयर है कितने नहीं है, तो उसको बोला जाएगा अनमार्क एप्लीकेशन। यहाँ पे तुम्हारा पूरा यूनिट 1 थियरी पोर्शन कवर होता है। क्लियर? चलो बाय।